हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप लोग? ओके, एंड टुडे इज द फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑन क्विक रिवीजन सीरीज फॉर जे एडवांस 2020. And in this video lecture I am going to discuss some beautiful problems on probability. And here is your first problem. This is a single correct choice type problem, and we have given 12 cards labeled from 1 to 12. Three cards denoted by A, B, C are drawn from the cards at the same time. Given that the number on both the cards A and B are either even or odd, then find the probability that this integral becomes 0. Okay, fine. So क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है. अपने पास 12 कार्ड्स हैं, है ना, और उन पर सीरियल नंबर 1 से 12 तक मार्क है. और हमने क्या किया है, उस कार्ड में से 3 कार्ड ए बी सी ड्रॉ किया है एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली कार्ड्स को ड्रॉ किया है. एंड वी आर गिवन दैट द नंबर ऑन बोथ द कार्ड्स ए एंड बी आर ईदर इवन और ऑड. थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है. 12 कार्ड में से मैंने 3 कार्ड साइमल्टेनियसली पिक किए, और आपको गिवन है जो 2 कार्ड ए और बी हैं वो दोनों या तो इवन है या फिर ऑड है, इधर इवन और ऑड. और आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल. सी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ध्यान से देखिए. ए और बी पर रेस्ट्रिक्शन है, बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन सी. सी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो 2 कार्ड, मतलब आपने ए और बी है तो दोनों इवन है फिर दोनों ऑड. तो 12 कार्ड्स टोटल थे, तो इसमें इवन कार्ड्स कितने होंगे? 6 इवन होंगे, 6 ऑड होंगे. तो या तो दोनों इवन होंगे 6c2 या फिर दोनों ऑड होंगे, है ना. तो ए और बी का सिलेक्शन इतने तरह से हो सकता है, 6c2 प्लस 6c2. अब एक बचा हुआ कार्ड कैसा है? सी. सी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, 2 कार्ड आपने ड्रॉ कर लिए, तो तीसरा कार्ड जो है 10 में से किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं. एंड 6c2 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 6c2 इज 15 प्लस 15 30 into 10 300. तो टोटल सैंपल स्पेस में देखिए 300 एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना. तो टोटल केस आ गए. अब फेवरेबल केस हम यहाँ इंटीग्रल से निकाल लेंगे. इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं. इंटीग्रल 0 टू a 3x स्क्वायर माइनस bx प्लस 2c इज इक्वल टू 0. इंटीग्रेट कर लेते हैं. इंटीग्रेशन होगा x क्यूब माइनस bx स्क्वायर बाई 2 प्लस 2cx. लिमिट डाल देते हैं 0 टू a इक्वल टू 0. तो क्या मिल जाएगा? x को a पुट कर देते हैं, a क्यूब माइनस ba स्क्वायर बाई 2 प्लस 2ca इक्वल टू 0. ठीक है ना. दिस विल इम्प्लाई, अच्छा a तीनों टर्म में अवेलेबल है. अगर मैं a का यहाँ पर डिवाइड लगा दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ab की वैल्यू बच्चों बताइए क्या मिलेगी? ab इक्वल्स टू, ab इक्वल 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2c, है ना. ये रेस्ट्रिक्शन आ रही है. अब यार यहाँ से फेवरेबल केस निकालने पड़ेंगे. a इंटू बी इज 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2c, ठीक है ना. अच्छा, a और b पर ये कंडीशन माइंड में रखनी है, a and b are either both even or both odd. But look at this relation, a into b क्या है? 2 टाइम्स सम इंटीजर. तो ये जो क्वांटिटी है ये तो 100% कैसी क्वांटिटी आएगी? इवन. अब अगर ये इवन है तो लेफ्ट हैंड साइड a into b, इस प्रोडक्ट को भी इवन होना पड़ेगा. और अगर ये इवन है तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन और है कि a और b अगर प्रोडक्ट इवन तभी आएगा जब दोनों इवन हो, क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं. या तो a और b दोनों, अगर दोनों ऑड होंगे तो प्रोडक्ट ऑड आ जाएगा. तो एक और ऑब्जर्वेशन है कि a और b आपको दोनों को एक साथ इवन ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना. अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और केसेस बनाते हैं. तो इस कंडीशन को नोट कर लेते हैं. कंडीशन थी ab इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2c, है ना. चलिए पॉसिबिलिटीज की बात कर लेते हैं. क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है a b c पर. तो जैसे मैंने a को 2 पुट कर दिया, a को मैं 2 पुट करता हूं, फिर मैं देखता हूं इस कंडीशन से स्टार इंप्लाइज. a को 2 पुट कर दिया तो
2b इक्वल्स टू 2 टाइम्स 4 प्लस 2c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, b आ गया मेरे पास 4 प्लस 2c, है ना। अब मैं c को वैल्यू देता हूँ, c को अगर मैं 1 वैल्यू देता हूँ, c को 1 असाइन करता हूँ तो b यहाँ से 6 आता है। अच्छा, अब मैं c को 2 असाइन नहीं कर सकता क्योंकि a ऑलरेडी 2 है, a को तो मैंने 2 असाइन किया हुआ है। ये ध्यान रखना है कि दोनों को सेम वैल्यू असाइन नहीं करनी, क्योंकि तीनों मैंने एक साथ पिक किए हैं। तो c को 1 दे दिया, अब मैं c को 3 देता हूँ, c को 3 दिया, c को 3 दिया तो 3 2 जा 6 और 4 10, b कितना आएगा 10, और a को तो मैंने 2 लिया ही था। अच्छा, 4 दे सकता हूँ क्या, c को 4 देता हूँ, 4 2 जा 8 और 4 12, यस 4 भी दे सकता हूँ। अगर मैं c को 4 देता हूँ तो b 12 आएगा, और a तो ये एक्चुअली पूरा केस ही a इक्वल टू 2 के करस्पॉन्ड बना था। तो जब मैंने a को 2 वैल्यू दी तो देखिए 3 पॉसिबल ट्रिपलेट्स आ रहे हैं abc पर, आ रही बात समझ में। 4 के बियॉन्ड दे नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने c को हमने 5 दिया तो 5 2 जा 10 प्लस 4 14 हो नहीं सकता है। तो अब हम एक नेक्स्ट केस की तरफ मूव करें, 2 के बाद अब मेरे को a को 4 लेना पड़ेगा। a को हमने 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहले से हमने किस क्लियर कर लिया था कि यहाँ पर a और b दोनों को इवन लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों या तो इवन होंगे या फिर दोनों ऑड होंगे। अब अगर मैं a को 4 लेता हूँ देन स्टार इम्प्रेस कंडीशन नहीं बन जाएगी। a को 4 लिया तो 4b इक्वल टू 2 टाइम्स 16 प्लस 2c, तो आई थिंक 4 कैंसिल हो ही जाएगा, अंदर से एक 2 और निकालना पड़ेगा, तो b इक्वल टू 8 प्लस c, कंडीशन चेक कर लीजिए। 2 एक और बार निकाला, 4 कैंसिल हुआ, आई थिंक हाँ परफेक्ट है, ये कंडीशन आ गई। अब यार इससे हम b और c पर केस बनाएंगे, है ना। ये ध्यान रहे b इवन चाहिए, क्योंकि a इवन ले लिया आपने, a और b दोनों इवन चाहिए, ठीक है ना। तो c को भी, अब b इवन है, 8 भी इवन है, तो c को भी क्या डालोगे, इवन ही डालोगे। तो c को अगर मैं 2 डालता हूं, c को 2 डालता हूं तो फिर b 10 आ जाएगा, और c 4 डालता हूं, c को अगर मैं 4 डालता हूं तो c को 4 डालता हूं तो b कितना आएगा, b 12 आ जाएगा। c को 4 डालता हूं नहीं, c 4 नहीं डाल सकते बिकॉज a पहले से ही 4 है, a 4 ले लिया है, तो c को 6 अब डाल नहीं सकते, c को 6 डालेंगे तो 6 8 14 बन जाएगा, आगे कोई केस नहीं बनेगा, है ना। अब एक केस और चेक कर लेते हैं, अगर मैं a को 6 डालता हूं, a को 6 डालता हूं, स्टार इंप्लाइज 6b इक्वल्स टू 2 टाइम्स 6 डाला है तो 6 से जा 36 प्लस 2c, तो 3b इक्वल टू 36 प्लस 2c। अच्छा, c एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बट लुक एट दिस नंबर इज 36 एंड हियर लुक एट द मल्टीप्लायर ऑफ b, b का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 से डिवाइड देंगे तो यही नंबर है 12 दे देगा, और 2 से ऐड करें तो 12 से बड़ा आ जाएगा। इट मींस यहां से हमें कोई b की वैल्यू नहीं मिलेगी, नो वैल्यू ऑफ b, है ना। तो b की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि वैल्यू 12 से बड़ी आ रही है, जो पॉसिबल नहीं है। तो इट मींस a इक्वल टू 6 के करस्पॉन्ड यहां पर कोई भी केस नहीं बनेगा, और 6 के लिए नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली फिर तो और आगे बढ़ते जाएंगे तो स्क्वायर फंक्शन का ग्रोथ रेट और फास्ट होगा, तो 8 10 12 पर भी कोई केस नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल उस इंटीग्रल को सेटिस्फाई करने वाली केवल 4 पॉसिबिलिटी हैं। तो फेवरेबल बेस की बात करेंगे तो केवल 4 आएंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों, 4 केस पेपर में थे और टोटल थे 300, दैट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 475, या 428 यस 1 अपॉन 75। तो देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज बी, बॉम्बे। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। 3 real numbers are chosen between 0 and 2. If P upon Q is the probability that their sum is not more than 2, then P plus Q is equals to। तो 3 रियल नंबर हमने 0 से 2 के बीच में पिक किए, मान लिया वो 3 रियल नंबर हमारे x, y और z हैं। तो x, y, z तीनों ही नंबर 0 से 2 के बीच लाई कर रहे हैं, है ना। और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट देयर सम इज नॉट मोर देन 2, उनका सम 2 के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब या तो उनका सम 2 हो या फिर 2 से छोटा हो, x plus y plus z less or equals to 2, ठीक है ना।
तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल तीनों 0 से 2 के बीच लाई करते हैं सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड लेस और इक्वल टू 2। तो बच्चों ये जो प्रॉब्लम बनी है, ये प्रॉब्लम एक तरह से प्रोबेबिलिटी और 3D का मिक्स है। पहली प्रॉब्लम थी उसमें थोड़ा बहुत आपका मैंने अलजेब्रा तो खैर यूज हो ही रहा है, और उसके साथ उसमें इंटीग्रेशन का भी एक फॉर्मेट था। तो अगर इसको कैसे सोचा जाए, x y z तीनों 0 से 2 है एंड x प्लस वाई प्लस जेड लेस और इक्वल टू 2। तो इसको ऐसे सोचो, इस स्पेस को थोड़ा सा फील करो 3D से, मतलब एक प्लेन की बात करो, आप मुझसे इस प्लेन की बात करो। मेरे ख्याल से इसको बहुत अच्छे से समझते हैं आप लोग, और अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं 3D को बहुत अच्छे से विजुअलाइज करा देता। आप ऐसा सोचिए, रूम के कॉर्नर के साइड देखें, रूम के कॉर्नर के साइड देखें और एक प्लेन रख दिया, और कैसा प्लेन रखा है, ये वाला प्लेन जो x एक्सिस पर भी 2 लेंथ का इंटरसेप्ट करता है, y पर भी 2 लेंथ, z पर भी 2 लेंथ, दिख रहा है क्या? तो एक ट्रायंगुलर प्लेन हमने आपके रूम के कॉर्नर में लगा दिया है, जो x पर भी 2 लेंथ, y पर भी 2 लेंथ और z पर भी 2 लेंथ। तो ट्रायंगुलर प्लेन जब कट करेगा आपके किसी रूम के किसी कॉर्नर को, तो उससे आप देखिए तीनों एक्सिस के साथ ये प्लेन एक तरह से एक टेट्राहेड्रन बना लेगा। और आप ये नोटिस कीजिए, ये जो रीजन दे रखा है ये वाला दिस वन, ये क्या हो जाएगा, एक टेट्रा वो इनर रीजन पूरा हो जाएगा जो प्लेन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच बन रहा है। तो एक तरह से ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अच्छा, और इनिशियली एक्स वाई जेड की लेंथ कहां से कहां तक वेरी कर, एक्स भी 0 से 2 वेरी कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 से 2, जेड भी 0 से 2। तो एक्स एक्सिस पर 0 से 2 मतलब एक्स एक्सिस पर 2 लेंथ ले लीजिए, वाई एक्सिस पर 2 लेंथ ले लीजिए, जेड एक्सिस पर 2 लेंथ ले लीजिए, और एक ब्लॉक रख दीजिए वहां पर, दैट इज एक क्यूब बन जाएगा वहां पर। थोड़ा फील कीजिए, एक्स एक्सिस 0 से 2, वाई भी 0 से 2, जेड भी 0 से 2 है। तो एक सैंपल स्पेस से क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। फेवरेबल केस से क्या बन जाएगा, एक टेट्राहेड्रन बन जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन having coterminous edges of length 2। हर h की लेंथ 2 है। नीचे बच्चों सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, x y z तीनों वेरिएबल हैं, 0 से 2 मूव कर रहे हैं। नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एज लेंथ, इसमें भी लिख दो कोटरनस एजेस ऑफ लेंथ 2। तो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम आप जानते हैं 1/6 इनटू तीनों साइड्स का प्रोडक्ट, तीनों साइड्स का प्रोडक्ट कितना है, 2 टू द 4 टू द 8 अपॉन क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का होल क्यूब, साइड है 2, 2 का होल क्यूब। तो आपका आंसर 1/6 आ गया है ना। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन को आप ऐसे ही समझ सकते हैं 1/6, और x एक्सिस पर जो एज होगी वो 2i, y एक्सिस पर 2j 2k। आपने शायद वेक्टर में पढ़ा होगा ऐसा, हम लोग यही पढ़ाते भी हैं। 1/6 और 2 2 2 बाहर निकाल लो 8, और एसटीपी आईजेके की वैल्यू आप जानते ही हैं 1 होती है। तो 8/6 आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, और 8 आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यू। तो फाइनल आंसर आपका 1/6 आया। और इसको p by q फॉर्म में लिखा था, p of q रिलेटिवली प्राइम है। जीसीडी मतलब बच्चों ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ना, जीसीडी भी बोलते हैं हम लोग, एचसीएफ भी बोलते हैं, को प्राइम भी बोल देते हैं। तो p plus q की वैल्यू पूछी थी, p plus q is clearly 7। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। Let A and B are two independent events of the sample space S such that probability of A is 3/4, probability of A intersection B bar 3/8। A और B कैसी इवेंट है, इंडिपेंडेंट। तो बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट पर भी क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम मैंने पिक की है। और ये मान के चलिए आईटी में जो प्रोबेबिलिटी से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें एक दो प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक होती है, बिल्कुल स्कूल लेवल टाइप की। सारी प्रॉब्लम लेंथी नहीं आती है, ठीक है ना। तो इसलिए हर तरह की प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी, एवरेज लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और चैलेंजिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व करके जाना है। तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आपने पढ़ा होगा बच्चों। इन केस नहीं भी पढ़ा है तो मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं, देन नंबर फर्स्ट
ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होती है, ऑल्सो इंडिपेंडेंट। सेकेंड, ए बार एंड बी भी इंडिपेंडेंट होती है। थर्ड, ए एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये सारी इवेंट इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपको 3/4 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार 3/8। लेकिन ए और बी बार कैसी हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपने पढ़ा होगा इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी by multiplication theorem we can write this the probability of a into probability of b bar, क्योंकि a और b इंडिपेंडेंट है तो a और b बार भी इंडिपेंडेंट होंगी। तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा दी। probability of a अपने पास क्या है 3/4 into probability of b बार 3/8, 4 to the 8, 3 से 3 कैंसिल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार का नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी भी हाफ आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी बी बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये दोनों ही हाफ आ गए, ठीक है बच्चों। तो अपने पास बी का भी डेटा आ गया, ए तो इन्होंने क्वेश्चन भी दिया हुआ था। अब निकालते हैं जो इन्होंने डेटा पूछा है, बड़ा गंदी सी पिक्चर पूछी है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, बच्चों ये भी इंडिपेंडेंट है तो ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार माइनस, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इंडिपेंडेंट इवेंट वाले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। ए बार में नॉन हैपनिंग ऑफ ए के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी 3/4 है तो नॉन हैपनिंग की 1/4। बी बार की प्रोबेबिलिटी हाफ है, बी की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है इनटू ए बार की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी यार, ए बार की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो फाइनली बच्चों ये रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो व्हाट इज द आंसर, करेक्ट आंसर इज ए। अब वेन डायग्राम से भी कुछ लोग इसको रीजन निकाल लेते हैं, ए बार इंटरसेक्शन वेयर कौन सा है, ये रीजन निकाल लिया, सब्ट्रैक्ट करके देख ले कौन सा रीजन बचा है। तो अगर ऐसा केस आ रहा तो दोनों रीजन सेम आ रहे हैं, इसलिए उनका डिफरेंस की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यार ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह की मिक्सिंग बच्चों बहुत होती है आईआईटीज में। अब देखिए क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, लेकिन स्टार्ट कैसे किया गया, मैट्रिक्स से स्टार्ट किया गया। जैसा कि आपने देखा होगा कि 2009 और 2010 में दो बहुत अच्छे पैराग्राफ आए थे मैट्रिक्स में। वो उनमें जनरली एक पे तो नंबर थ्योरी का यूज किया गया था, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, वो यूएस के किसी कंपटीशन में आया हुआ था पहले भी, और उसी को एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया था। और 2009 में एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम आई थी कॉम्प्रिहेंशन में मैट्रिसेस में, और वहां वो पीएनसी पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर भी मेरा वही था, ये मेरा बहुत पहले का बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत से क्वेश्चंस इसमें मेरे ही सेट के बनाए हुए हैं। तो इसमें एक्चुअली आपको मतलब एक मैट्रिक्स मैंने दे दिया है, AIJ 0 1 2 3 4 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये मेंशन के एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर नॉट नेसेसरीली डिफरेंट। जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स से एलिमेंट डिफरेंट यूज करूं, मैं चारों स्पॉट पे 0 भी यूज कर सकता हूं, चारों स्पॉट पे 1 2 3 कुछ भी यूज कर सकता हूं। और 3-4 पार्ट मैंने आपसे पूछे हैं, 1 और मोर देन 1 का क्वेश्चन है, सारे ऑप्शंस आपको चेक करने हैं। चलिए 1 बाय 1 चलते हैं, केयरफुली चलना है। प्रोबेबिलिटी दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो। तो सबसे पहले तो ये देखें टोटल मैट्रिसेस कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, जैसे हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो बच्चों 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इस स्पॉट को हम कितने तरह से फिल कर सकते हैं। अपने पास जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एलिमेंट गिवन है, तो इस पहले स्पॉट को भी 5 मैनर से फिल कर सकते हैं। ये जो सेकंड स्पॉट है इसको भी 5, थर्ड स्पॉट है इसके भी 5 मैनर, फोर्थ स्पॉट के भी 5, तो 5 into 5 into 5 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो 5 पावर 4 आ जाएगा। तो ये तो अपने पास सैंपल स्पेस आ गया। अब पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो।
तो बच्चों ये आपने जाना पढ़ा होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल एक मिरर का रोल प्ले करता है, एक मिरर का रोल प्ले करेगा ये वाला डायगोनल, लीडिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला डायगोनल। तो इसके बाद पिक्चर सिमेट्रिक होगी, तो एक केस मैंने बना लिया 0 0, एक केस बना लिया मैंने 1 1, 2 2, 3 3 और 4 4। आप जरा इन स्पॉट्स को देखो कितने तरह से फिल कर सकते हो, ये जो मेन डायगोनल है उस प्लेस को फिल करना है। तो आप देख लीजिए, अब आप कुछ भी फिल करेंगे मेन डायगोनल में मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक बनेगी, क्योंकि मैंने जो दूसरा डायगोनल था उसमें हमने सेम एलिमेंट यूज कर लिया है। यही ट्रिक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो अब ये वाला स्पॉट फ्री है, कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं कितने तरह से 5, और ये वाला स्पॉट भी फ्री है, कोई भी एलिमेंट कितने तरह से आएगा 5। यानी इस फैमिली में कितने एलिमेंट कितने मैट्रिसेस बन जाएंगे 5 into 5 दैट इज 5 स्क्वायर। सिमिलर कमेंट मेरा यहाँ भी होगा यार, क्योंकि यहाँ पर भी कोई एलिमेंट 5 तरह से आएगा, यहाँ भी 5 तरह से, तो ये वाली फैमिली में 5 स्क्वायर, इसमें भी 5 स्क्वायर, इसमें भी 5 स्क्वायर और इसमें भी 5 स्क्वायर। ठीक है ना। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फर्स्ट पार्ट की, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट की आएगी 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 टाइम्स, तो 5 into 5 स्क्वायर, ये तो फेवरेबल केस हो गया। और टोटल के सैंपल स्पेस जो है वो दैट इज 5 raised to the power 4। देयरफॉर व्हाट इज द आंसर 1/5। चलिए 1/5 मैच कर रहा है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए सही है, तो ऑब्वियसली बी को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि बी में मैंने लैंग्वेज लिखी नहीं है, वो सेम लैंग्वेज कॉपी करना था यहाँ पर, तो वो तो आंसर नहीं है। अब सी पार्ट अपने को चेक करना है। इफ ट्रेस ऑफ ए इज 4, अगर ए की ट्रेस बच्चों समझते हैं, ट्रेस मींस डायगोनल एलिमेंट्स के का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की ट्रेस 4 दे रखी है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने की मैट्रिक्स इनवर्टिबल हो, मैट्रिक्स कैसा हो इनवर्टिबल, इनवर्टिबल मतलब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो। चलिए मूव करते हैं सी पार्ट के साइड में। ट्रेस 4 दे रखी है, तो ट्रेस 4 मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम 4 लाना है। कैसे कैसे ला सकते हो, एक तो ऐसे ला सकते हैं 0 4, और कैसे ला सकते हो 1 3 से भी ला सकते हैं, और कैसे ला सकते हो 2 2 से ला सकते हैं, यही 3 मेथड होंगे। अच्छा इसमें 2 केसेस आएंगे बच्चों, क्योंकि मैं 0 4 भी ले सकता हूँ 4 0 भी ले सकता हूँ डायगोनल में, इसमें भी 2 केसेस आएंगे 1 3 भी ले सकता हूँ 3 1 भी ले सकता हूँ, एक इसमें सिर्फ एक ही केस आएगा, है ना। ठीक है, तो ये ट्रेस तो 4 हो गई, ये हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी थी, ये तो गिवन है ट्रेस 4 गिवन है मैट्रिक्स की, तो अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है द मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, मैट्रिक्स इनवर्टिबल हो, ठीक है ना। तो ट्रेस 4 है, तो टोटल मैट्रिक्स मैं कितने बना सकता हूं, देखिए यहां पर 5 यहां पर 5, तो कितना आ जाएगा 25, है ना। ये भी कितना तरह से आएगा, ये भी 25 और ये भी 25 आ रहा है बच्चों समझ में। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, पहले टोटल केस की बात करते हैं। देखिए यहां पर 5 यहां पर 5 25 into 2 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए नीचे 2 केसेस रहेंगे, 0 4 ले सकते हैं 4 0 भी ले सकते हैं। अब सेकंड फैमिली पर आइए, इस बॉक्स को 5 मैनर से फिल कर सकते हैं, इसको भी 5, तो दोनों का टुगेदर 25 into 2, इसमें भी करूंगा कि 1 3 3 1 हो सकता है प्लस। लेकिन अब ये वाला केस देखिए, यहां पर यार एक ही केस बन रहा है, दिख रहा है क्या कि एक ही मैट्रिक्स है, तो सिर्फ 25, ये तो फेवर वाले केस हो गए, टोटल केस हो गए। अब फेवर वाले केस निकालने जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना आए, तो डिटरमिनेंट पहला केस देखना बहुत केयरफुल होकर, ये वाला प्रोडक्ट कितना है 0, ये प्रोडक्ट 0 है, तो मुझे ये प्रोडक्ट 0 नहीं चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो। तो इसको टोटल फिल करने के मैनर मेरे पास कितने हो गए, इसको इन दो बॉक्सेस को फिल करने के, जो दूसरा डायगोनल है उसको फिल करने के टोटल मैनर है मेरे पास 25, है ना। लेकिन 25 में से मेरे को वो केस हटाने पड़ेंगे जब इनमें से किसी भी एक प्लेस पर 0 आएगा, है ना। तो क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट आपका 0 बन रहा है, ये वाला 0 बन रहा है, तो इसमें से किसी में भी 0 नहीं आना चाहिए, ना तो इधर 0 हो ना इधर 0 हो। तो आई थिंक वो कितने बन जाएंगे 16 केसेस बनेंगे, चेक कर लीजिए, मतलब 0 का यूज नहीं करना है आपको, तो 16 केस बनेंगे। लेकिन ऐसे दो मैट्रिक्स है 16 into 2,
है ना। अब इधर आ जाए, ये वाला देखिए, ये वाला डायगोनल का प्रोडक्ट 3 आ रहा है, तो ये जो दूसरा डायगोनल है इसमें ऐसे एलिमेंट डालने जिसका जिसमें प्रोडक्ट 3 ना आए, प्रोडक्ट 3 ना आए, तो प्रोडक्ट 3 कैसे आ सकता है, 1 और 3 से आ सकता है, 3 और 1 से आ सकता है। आ रही बात बच्चों समझ में। तो टोटल मैनर निकालो, टोटल मैनर दूसरे डायगोनल के फिल करने के कितने आएंगे 25, 25 में से वो केस सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें प्रोडक्ट 3 आ रहा है, वो केवल 2 केस होंगे, लेकिन ऐसे 2 केसेस हैं क्योंकि 1 3 भी है, 3 1 भी, into 2 बाहर हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस अब आगे मूव करते हैं, ये वाला प्रोडक्ट देखिए 4 है, तो ये 4 है तो ये 4 नहीं होना चाहिए, तो टोटल केसेस कितने आएंगे, टोटल केस आएंगे वही 5 का स्क्वायर 25 आ जाएंगे टोटल केसेस, और वो केस सब्ट्रैक्ट करो जिसमें ये प्रोडक्ट 4 बने। प्रोडक्ट 4 तीन तरह से बनता है, 1 into 4, 4 into 1 और 2 into 2, तो वो तीन केस सब्ट्रैक्ट कर दिए और इसमें सिर्फ एक ही केस है into 1। तो अब चेक कर लो यार ये आंसर क्या बन रहा है, 16 2 जा 32 प्लस 25 minus 2, 25 minus 2 that is 23, 23 2 जा 46 प्लस 25 minus 3, 25 minus 3 that is 22, नीचे आएगा 2 2 4 1 5, 25 into 5 125। अब ऐड कर लीजिए यार 20 32 प्लस 22, 32 प्लस 22 कितना होता है 54 plus 46 upon 125, that comes out to be I think 6 plus 4 100 by 125। बहुत प्यारा सा नंबर आ गया यार ये तो। आंसर इज 4 by 5। चेक करिए ऑप्शन आप। यस, सी इज आल्सो द करेक्ट ऑप्शन। अब डी पार्ट और चेक करते हैं। इफ ट्रेस ऑफ ए इज 4, मैट्रिक्स की ट्रेस 4 है एंड डेट ए नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, दो बातें गिवन है, ट्रेस 4 है और डिटरमिनेंट ए 0 नहीं है, then the probability that a11 minus a22, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट का डिफरेंस 0, मतलब दोनों डायगोनल एलिमेंट सेम हो। तो डी पार्ट को बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़ना और सी से रिलेट करो जरा, डी को सी से रिलेट करो। ट्रेस ए 4 है, डेट ए नॉट इक्वल्स टू 0, देखिए तो सी में यही तो दिया था, ट्रेस ए 4 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकल मैट्रिक्स इनवर्टिबल, इनवर्टिबल मतलब डेट ए 0 ना हो, तो इट मींस दैट कि डी में जो सैंपल स्पेस बनेगा, डी में सैंपल स्पेस वही तो बनेगा जो सी का फेवरेबल केस था, सी के में जो फेवरेबल केस आएंगे वही तो डी के लिए सैंपल स्पेस का काम करेंगे। तो ये तो वहां से आ गया, और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब फेवरेबल केस डी में क्या आएगा जिसमें दोनों डायगोनल एलिमेंट सेम आ रहे हो, है ना। तो देखिए लिंक्ड है एक तरह से डी वाला पार्ट सी से। तो डी पार्ट की जब बात करेंगे तो यार इसका जो सैंपल स्पेस है ये तो वही आ जाएगा जो इसका ऊपर वाला पार्ट, दिस वन, ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो 16 into 2 प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 स्क्वायर माइनस 3 into 1, ये तो सैंपल स्पेस आ गया। अब इसमें एक वाला पार्ट था कि a11 माइनस a22, a11 इक्वल टू a22 होना चाहिए इसी फैमिली में, तो ये सारी फैमिली मैंने ऊपर लिखी हुई है, तो हमें उस पर ऑब्जर्व करना है जिसमें दोनों डायगोनल एलिमेंट सेम हो। तो वो फैमिली यार देखो ये वाली दिख रही है, ये वाली है ना, ये, और ये प्रोडक्ट 4 आ रहा, तो ये प्रोडक्ट 4 नहीं चाहिए, तो ये 4 कितने, मतलब ये प्रोडक्ट 4 तीन तरह से आ सकता है, तो टोटल मैनर कितने आएंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3, समझ गया ना, into 1, ये वही आ जाएगा। तो एक तरह वही हो गया यार कि उसको इसमें यूज कर लिया और लगा दिया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 22, और नीचे ये सम वही आएगा तो ऊपर 100 था, दैट इज 11 by 50। चेक करिए ऑप्शन 11 by 50, डी भी सही है। तो इसके 3 करेक्ट आंसर्स हैं, आगरा, कलकत्ता एंड दिल्ली। चलिए मिक्स कर मूव करते हैं आगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों आ सकती है, कैसे वेक्टर और प्रोबेबिलिटी मिक्स करके आ सकती है, कहीं भी मिक्स कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर है, फॉर एनी टू इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी A फॉर गिवन B is 1/3, प्रोबेबिलिटी B फॉर गिवन A is 3/4, एंड प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट A और B occurred is 10/12, और ये भी मोर देन 1 में है, तो चेक करना पड़ेगा इसमें सारे ऑप्शंस आपको केयरफुली। प्रोबेबिलिटी ऑफ A फॉर गिवन B इज 1/3, तो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाइए बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 1/3।
probability of B for given A is 3/4. तो probability of B intersection A upon probability of A is 3/4. ठीक है ना बच्चों? अब थर्ड कंडीशन हो रहा है probability that exactly one of the event A or B occurred. Exactly one of the event का आप इस तरह से समझिए, जैसे मैंने ये दो इवेंट बना दिए, ये A है और ये दूसरी इवेंट है B. ये this event is A, this event is B. तो एग्जैक्टली वन और इवेंट ए और बी अकर मींस ओनली ए या फिर ओनली बी, ये वाला पोर्शन हो गया. यानी ये कॉमन रीजन जो है ना ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें इंक्लूड नहीं करना है. तो जो थर्ड कंडीशन होगी, तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाला पूरा सर्कल ले लिया, बी वाला पूरा सर्कल ले लिया, -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. बोलो क्या बच्चों ये बात फील आई क्या? भाई ये रीजन को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वाला जो रीजन ए वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाला पूरे सर्कल में से कॉमन पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे समझो यार. और बी वाले जो सर्कल है, ओनली बी वाला सर्कल है, तो बी वाले पूरे सर्कल में से कॉमन पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब ऐड कर लो पी ए प्लस पी बी -2 टाइम्स दिस, और ये अमाउंट आपको गिवन है 7/12. ठीक है ना? तो अब इसी पे वर्क करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन तीनों में से मैंने एक काम किया, मुझे ये पिक्चर यूज करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. एक काम कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ना एक काम ये कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी ए की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी के टर्म में निकाल लो, पी बी की वैल्यू भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी के टर्म में निकाल लो, और थर्ड इक्वेशन यूज कर लो. या फिर आप ऐसा करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैंने कॉमन ले लिया थर्ड इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा पी ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी -2 7/12. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो उल्टा हो जाएगा, दैट बिकम्स 4/3 प्लस 3 -2 7/12. तो 3 - 2 1 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, और ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इनटू क्या बन जाएगा यार, 1 + 4/3 7/3 इक्वल टू 7/12. ये कैंसिल हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपके पास, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड है कि अपने पास, यस अवेलेबल है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन रहा था बच्चों, 3 कैंसिल कर देंगे, 1/4 आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज एक्चुअली 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर 1/4 है, इसको अगर हम यूज कर लें कहां पर, यहां पर यूज कर लीजिए 1/4. तो 1/4 यूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा 3/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4 आ जाएगा. अब इसको नेक्स्ट स्पॉट में यूज कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी को यहाँ पे 1/4 यूज कर लो. 1/4 यूज करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एक्चुअली 1/3. अब हमारे पास सारे ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता है, प्रोबेबिलिटी बी पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी. अब सिर्फ ऑप्शन चेक करने हैं. ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, नो. ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये जरूर चेक कर सकते हैं ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये निकालते हैं, 3/4 इंटू 1/3, ये 1/4 आ गया, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है. तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन रूल को सेटिस्फाई करते हैं, तो 100% बी ऑप्शन सही है. ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई. इक्वली लाइकली नहीं बोली, इक्वली लाइकली तब बोलते हैं जब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही हो. तो ये तो 3/4 है, 75% है चांसेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/3 33% है. तो इक्वली लाइकली, इक्वली प्रोबेबल नहीं है, इंडिपेंडेंट है. ठीक है ना बच्चों? ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट, तो ये तो अननेसेसरी बेकारी हो गया, इंडिपेंडेंट हो चुकी है. अच्छा अब बात करते हैं ये डी ऑप्शन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन बी. ए इंटरसेक्शन बी बार, डी पार्ट चेक करते हैं. in D part they are talking about this one, A intersection B bar
यूनियन बी। बच्चों इस तरह से भी डराया जा सकता है, बस आप क्या करना है ऐसे केस में डरने की जरूरत है नहीं, बस आप केवल वेन डायग्राम बना के इस रीजन को पहले ऑब्जर्व करो क्या बोला जा रहा है। तो पहला सर्कल ए हो गया, सेकंड सर्कल बी है। तो सबसे पहले मेरे से बात करिए आप इसके ए इंटरसेक्शन बी बार, यानी ए के एलिमेंट हैं लेकिन बी के नहीं, यानी ओनली ए। ए इंटरसेक्शन बी बार मींस होता है ओनली ए। ये ओनली ए हो गया। अब ओनली ए में अगर हम बी और ऐड कर दे, बी पूरा ऐड कर दे बच्चों, तो बी पूरा ऐड करेंगे तो यार ये वाला रीजन आएगा ना, ये पूरा ऐड कर दिया। तो अब शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ये पूरा ए यूनियन बी बन गया ना यार। तो ए और बी पूरा कवर हो गया। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और वैल्यू पुट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4। 12 एलसीएम ले लीजिए, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12, 9 4 13, 13 minus 3 10/12। आई थिंक आंसर मस्ट बी 5/6। चेक कर लेते हैं, 5/6 या बॉम्बे एंड दिल्ली, दो पार्ट सही है। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं आगे। चलिए अब यार ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन टाइप का है, जैसा आजकल जेई का पैटर्न चल रहा है। एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, और ये क्वेश्चन जो आता है जेई में बहुत ही सिंपल आता है, डिफिकल्ट नहीं आता बच्चों। और इसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके बेस थ्योरम से आ सकता है, एक्सटेंडेड अगर थोड़ा डिफिकल्ट बनाने का मूड है तो एक्सटेंडेड बेस थ्योरम हो सकता है, या फिर ट्री डायग्राम, इनको यूज करके बनाते हैं। या कोई सिंपल बनाना तो पीएनसी का कोई लॉजिक यूज करके भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए जरा जो क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया हुआ है, कंटेंट्स ऑफ अर्न 1 2 एंड 3 एज फॉलोज। तीन अर्न है, फर्स्ट अर्न में 3 वाइट 3 ब्लैक है, सेकंड अर्न में 2 वाइट 3 ब्लैक है, थर्ड अर्न में 4 वाइट 2 ब्लैक बॉल्स हैं। A dice is thrown if अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, किस तरह से हमें अनकॉपी करना उसकी थ्योरी, उसको एक्सपेरिमेंट गिवन है। A dice is thrown if a prime number appears then a ball is drawn from on one। मतलब डाइस को थ्रो किया हमने, अगर प्राइम नंबर अपर फेस पर आता है तो हम फर्स्ट बॉक्स से बॉल निकालेंगे। एंड इफ कंपोजिट नंबर अपीयर्स, अगर कंपोजिट नंबर आता है देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द अन टू। अगर कंपोजिट नंबर समझते हैं ना आपको, प्राइम नंबर बच्चों 1 से 6 में कौन कौन से प्राइम होते हैं, 2 3 5, ये तीन तो प्राइम होते हैं। ये तीन क्या है, प्राइम नंबर वही जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर दो होंगे इसमें, 4 और 6, ये दो कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है ना। अब 1 एक ऐसा नंबर होता है विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, पढ़ा ही हुआ है, विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो तीन टाइप के नंबर है, तो प्राइम आएगा तो पहले से निकालेंगे, कंपोजिट आएगा दूसरे से निकालेंगे, और कुछ भी नहीं हुआ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट आया तो तीसरे से निकालेंगे। तो दिस इज एक्चुअली द एक्सपेरिमेंट। और आपको गिवन दैट अ व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, क्या हो चुका है, व्हाइट बॉल, हमने जो एक्सपेरिमेंट डाइस को थ्रो किया उसका जो भी आउटकम है उस बेसिस हमने एक व्हाइट बॉल ड्रॉ कर ली है, ये इवेंट हैपन हो चुकी है। नाउ मेरे दो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अन थर्ड वाज सिलेक्टेड। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए दैट थर्ड अन सिलेक्ट किया गया हो। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन बेस थ्योरम, ये बेस थ्योरम पर बच्चों क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो पहले इवेंट डिफाइन कर देते हैं। ये इवेंट डिफाइन कर दी, अ व्हाइट बॉल has been drawn, व्हाइट बॉल निकाली जा चुकी है। अब ये इवेंट जिन जिन इवेंट के साथ हैपन हो सकती है उनको B1 B2 B3 बोल देते हैं। B1 मतलब व्हाइट बॉल किस किस के साथ हैपन हो सकती है, तो डाइस पर प्राइम नंबर आया होगा, या फिर डाइस पर कंपोजिट नंबर आया होगा, या फिर डाइस पर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो B1 इवेंट डिफाइन की, अ कंपोजिट नंबर, अ प्राइम नंबर, सॉरी B1 में अ प्राइम नंबर appears on the dice, प्राइम नंबर appear हुआ हो। जिस B2 में अ कंपोजिट नंबर appear हुआ हो, थर्ड में अ नंबर which is neither prime nor composite। वो स्टोरी लिख लेना यार, neither prime nor composite, है ना। तो तीन इवेंट के साथ इवेंट ई हैपन हो सकती है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ा करते थे बेस थ्योरम में,
तो ई एक इवेंट है, जैसा इवेंट ई, और ये तीन इवेंट B1 B2 B3 के साथ हैपन हो सकते हैं, B1 B2 और B3, है ना। अब हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है, और मैंने आपसे पूछा था, ये तो बोला था व्हाइट बॉल पहुंच चुकी है, यानी इवेंट हैपन हो चुकी है, इसका रीजन क्या हो, अनथर्ड सिलेक्ट किया गया। अनथर्ड कब आता है, जब हमने जो नंबर डाला है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट हो, यानी B3 वाला केस हो, है ना। देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 फॉर गिवन E, ये पूछा है। तो वैसे तो आप फॉर्मूला लगा देते थे, क्या लगाते थे, अगर पूरा लिखना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 into probability of E for given B1 plus probability of B2 into probability of E for given B2 plus probability of B3 into probability of E for given B3, और ऊपर वही आ जाएगा, ऊपर ही वाला पार्ट आ जाएगा, probability of B3 into probability of E for given B3। तो बच्चों ये probability of B3, पहले तो नीचे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मतलब हमने डाइस को थ्रो किया, और B1 मतलब प्राइम नंबर आ जाए, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 2 3 5 होता है, तो डाइस पर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 है। अब 3/6 है, मतलब प्राइम नंबर आया तो बॉल हम किससे निकालेंगे, फर्स्ट बैग से। फर्स्ट बैग में देखिए कितने बॉल्स हैं, 3 + 3 6 बॉल है। व्हाइट बॉल कितनी है, व्हाइट बॉल 3 है, तो 3/6, 3/6 इंटू 3/6 प्लस B2 देखिए कंपोजिट नंबर केवल दो होते हैं, 2/6, और कंपोजिट आएगा तो बॉल हम किससे निकालेंगे, तब हम बॉल निकालेंगे सेकंड वाले से, सेकंड से व्हाइट बॉल निकालो, व्हाइट बॉल 2 है, टोटल है 5, 2/5, थोड़ा सा अलर्ट रहना है बच्चों, 2/5 प्लस नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट यानी डाइस पर 1 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, और इस केस में हम बॉल निकालेंगे थर्ड बॉक्स से, थर्ड बॉक्स में 6 बॉल है जिनमें 4 व्हाइट है, प्रोबेबिलिटी व्हाइट की क्या आएगी, 4/6 इंटू 4/6। अच्छा अब ये वाला केस, यही केस ऊपर आ रहा है देखिए, तो 1/6 इंटू 4/6। अगर ये कैलकुलेट करना है आपको, लेकिन फाइट आ रही है, देखिए यहाँ पे 6 इंटू 6 है, यहाँ पे 6 इंटू 5 है, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। तो ये काम कर देते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 36 आ रहा है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 30 आ रहा है। 36 तो 30 का एलसीएम होता है क्या, आई थिंक 180 होता है, 180, तो 180 बना देते हैं। तो 180 बनाने के लिए ऊपर नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से, तो ऊपर तो 20 आ गया, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 5 से, 3 3 जा 9 5 था 45 प्लस 6 5 का 30, इसमें 6 से करना पड़ेगा, 4 6 जा 24 प्लस 6 6 है और 5 आना पड़ेगा, 4 5 था 20। तो बच्चों चेक कर लीजिए क्या सीन बना, 20/45 प्लस 20 65 प्लस 24 आई थिंक 89, ये आंसर आया है 20/89, करेक्ट आंसर इज बी। ओके, ये पार्ट हो गया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इफ अनदर बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेम अर्न, मतलब जिस बॉक्स को आपने पिक किया उससे हम एक बॉल और निकाले, ठीक है ना। then what is the probability that it is a black ball, मतलब पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, आपने डाइस को थ्रो किया, तीन तरह की इवेंट थी, प्राइम आएगा, कंपोजिट आएगा या फिर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट आएगा, उस बेसिस पर एक बैग सिलेक्ट करेंगे, एक बॉल निकालेंगे, गिवन है वो बॉल व्हाइट है ना, वो अब किसी से भी आ सकती है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो बोल दिया था बैग थर्ड, अब जब सेकंड पार्ट करेंगे तो हम तीनों बैग की पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, और कह रहे हैं कि जो भी बैग आया हो उससे हम एक और बॉल निकाले, और वो नेक्स्ट बॉल कैसी है, ब्लैक कलर की। तो बच्चों ये बेस थ्योरम से एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सटेंडेड बेस थ्योरम। एक्सटेंडेड बेस थ्योरम, ठीक है ना। चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, तो जब एक्सटेंडेड बेस थ्योरम की बात करेंगे तो जो नेक्स्ट इवेंट है उसको मैंने एफ कॉल किया है। सपोज नेक्स्ट ड्रॉ नहीं,
सपोज क्यों, ये तो गिवन ही है ना। एफ एक इवेंट डिफाइन कीजिए, नेक्स्ट ड्रॉ ऑफ ए बॉल फ्रॉम द सेम अर्न इज ब्लैक। ठीक है ना, हमने मान सपोज कर लिया कि एफ एक इवेंट डिफाइन कर ली कि जिस बैग को फर्स्ट टाइम पिक किया था उसी से नेक्स्ट बॉल निकाले, वो ब्लैक कलर की है। तो एफ जो इवेंट किस किस के साथ हो सकती है, अब यहाँ पे 3 केसेस आपको सोच के चलने पड़ेंगे। कौन कौन से, जैसे हमने यहाँ पर एक केस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी, कौन सी, अगर बैग थर्ड हो तो ये प्रोबेबिलिटी आ रही थी, बैग थर्ड हो तो ये प्रोबेबिलिटी है। जैसे B3 फॉर गिवन ई की प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी, अब हमें B2 फॉर गिवन ई निकालना पड़ेगा और B1 फॉर गिवन ई भी निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 फॉर गिवन ई, तो बच्चों डिनोमिनेटर तो वही रहेगा जो पहले लिखा था यहाँ पे 3/6, मतलब एक बार इसको ऊपर लिख देंगे और एक बार इसको ऊपर लिख देंगे। तो 3/6 इंटू 3/6, 3/6 इंटू 3/6, 3/6 इंटू 3/6 प्लस क्या था, प्राइम वाले कंपोजिट वाले दो थे, 2/6, 2/6 इंटू 2/5 प्लस 1/6 इंटू 4/6, 1/6 इंटू 4/6 है ना। और इसमें B1 की बात कर रहे हैं तो ये ऊपर आ जाएगा 3/6 इंटू 3/6। तो बच्चों वही अगर कंसेप्ट लगाया जाए तो 3 3 जा 9 है, 9 है और 6 6 जा 36 है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये 45 आ जाएगा ऊपर, और नीचे तो वही जो पहले आ रहा था 89। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 फॉर गिवन ई, जब B2 फॉर गिवन ई करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर तो वही रहेगा जो ये वाला है, डिनोमिनेटर जो ये वाला है वही फिर से कॉपी कर लो नीचे, 3/6 इंटू 3/6 प्लस 2/6 इंटू 2/5 प्लस 1/6 इंटू 4। अब क्या मिडिल वाला B2 को ऊपर ले आओ, तो ये आ गया 2/6 इंटू 2/5, क्या बन जाएगा ये 2 अच्छा नीचे वाला प्रोडक्ट, ये देखिए ये प्रोडक्ट कितना 30, 180 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, 2 टू द 4 6 जा 24, या फिर आप बाकी के दो ऐड करके 89 में से सबट्रैक्ट कर काउंटर पार्ट ले सकते थे, क्या बचा हुआ पार्ट है वैसे भी देख सकते हो। तो हमने तीनों पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 फॉर गिवन ई को थोड़ी देर से मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ F1, इस इवेंट को मैंने F1 कॉल किया है, इस इवेंट को एक न्यू नेम दे दिया F1, इसको न्यू नेम दे दिया F2, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 आ चुका है मेरे पास। और जो इससे पहले हमने आंसर निकाला था इसको मैंने एक नेम दे दिया F3। ठीक है बच्चों, तो जो ये जो एक्सटेंडेड बेस का क्वेश्चन था जिसमें जो हमने F इवेंट डिफाइन की थी, अब ये जो F इवेंट है ये 3 इवेंट के साथ हैपन हो सकती है। ये किस किस के साथ हैपन हो सकती है, F1 के साथ, F2 के साथ और F3 के साथ। F1 F2 F3 के साथ हैपन हो सकती है। और हमें F की प्रोबेबिलिटी निकालनी, F की प्रोबेबिलिटी मतलब ये टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस एलिप्स, इस एलिप्स का एरिया चाहिए। तो इसका कुछ पार्ट F1 के साथ कॉमन है, कुछ पार्ट F2 के साथ कॉमन है और कुछ पार्ट F3 के साथ कॉमन है। और तीनों पार्ट कैसे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अगर लगा दिया जाए, यहाँ पर ऐड कर ले तो एलिप्स का टोटल एरिया मिल जाएगा। Therefore, by total probability theorem, we can write the area of ellipse as probability of F is probability of F intersection F1 plus probability of F intersection F2 plus probability of F intersection F3, है ना। probability of F intersection F1, तो probability of F intersection F1 बच्चों क्या आएगा, probability of ये आ जाएगा probability of F1, probability of F1 into probability of F for given F1। probability of F1 कितना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा दीजिए, probability of F1 है 45/89, ये probability of F1 आ गया into probability of F for given F1। यानी पहला ये कौन सा केस था बच्चों, ये वाला केस था जिसमें बॉल हमने फर्स्ट बैग से निकाली, देखिए B1। अब B1 से ब्लैक बॉल निकालिए, B1 से ब्लैक बॉल, तो B1 से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी B1 में एक्चुअली फर्स्ट बैग में देखिए बॉल कितनी, एक कम हो गई ना वाइट, तो B1 से ब्लैक बॉल निकाली प्रोबेबिलिटी 3/5,
प्लस f इंटरसेक्शन f2। तो f इंटरसेक्शन f2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ f2 दैट इज 24/89। अब f2 से आप निकालिए f2 से प्रोबेबिलिटी ऑफ f2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ f फॉर गिवन f2। f फॉर गिवन f2 मतलब f2 में बैग कौन सा यूज हो रहा है, सेकंड बैग। तो सेकंड बैग से अब आप ब्लैक कलर की बॉल निकालिए। सेकंड बैग में बॉल कितनी है 5, लेकिन एक निकल चुकी थी व्हाइट कलर वाली, टोटल बची 4। तो 3/4 आ जाएगा। 3 ब्लैक कलर की बॉल है आउट ऑफ 4, तो प्रोबेबिलिटी आएगी इनटू 3/4। आ रही है बात बच्चों समझ में। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ f इंटरसेक्शन f3। प्रोबेबिलिटी ऑफ f3 ये हमने पीछे निकाला था। प्रोबेबिलिटी ऑफ f3 इज 20/89। तो ये 20/89 आ गया इनटू प्रोबेबिलिटी f फॉर गिवन f3। तो थर्ड बैग से अब आप ब्लैक कलर की बॉल निकालिए, दैट इज 2/5। तो ये 2/5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यार ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉट ए बिग डील। ये कैंसिल भी हो रहा है। 5 9 जा हो गया, 4 6 जा हो गया, वेरी गुड। 5 4 जा, तो 89 को तो डिनोमिनेटर में ही रहने दीजिए, ऊपर ऐड कर लीजिए। 9 3 जा 27 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 8। 18 प्लस 8 कितना होता है 26। 26 प्लस 27 आई थिंक 53। चेक करिए ऑप्शन कोई है क्या। 53/89, सॉरी यार ऑप्शन तो आगे ही लिख दी मैंने। 53/89, ओके आगरा ए द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया क्वेश्चन है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल पर। ये एक्चुअली क्वेश्चन है न्यूमेरिकल ग्रिड पर, न्यूमेरिकल ग्रिड टाइप एनजीटी 2 डिजिट डेसिमल प्लेस। तो देखते हैं। Sx set given है 1 2 3 4। Sx set है 1 2 3 4 and two functions f and g are randomly chosen, not necessarily distinct from S to S। तो Sx set है 1 2 3 4 और S से S में हमने फंक्शंस डिफाइन किए, S to S कुछ फंक्शंस डिफाइन किए हैं, है ना। और जो फंक्शन में डिफाइन किए उससे हमने दो फंक्शन पिक किए f और g, जो कि जरूरी नहीं डिस्टिंक्ट है, मतलब दोनों फंक्शन सेम भी पिक कर सकते हैं, जिसको f बोला उसको भी g बोल सकते हैं, ऐसा बोला गया है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझना। S एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट गिवन है और हमने S to S फंक्शन जितने भी पॉसिबल फंक्शन थे उनको डिफाइन कर लिया। तो आप जानते हैं कि S to S हम कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ये S सेट है, ये भी S सेट है, ये 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। तो एक एलिमेंट को कितने एलिमेंट्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी एक एलिमेंट पर देखिए 4 चॉइसेस होंगी, तो 1 के पास 4 चॉइसेस है, 2 के पास भी 4 चॉइसेस है। नंबर ऑफ फंक्शन मतलब आपको देखना होता है हर एलिमेंट को कितने तरह से आप एसोसिएट कर सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट के पास 4 चॉइसेस है, तो 4 into 4 into 4, 4 to the power 4। तो S to S हम कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं 4 to 4, 4 to the power 4। Number of functions from S to S is actually 4 raised to the power 4। ये तो हमने देख लिया। अब ये जो जितने भी फंक्शन में डिफाइन किए इनमें से हमने दो फंक्शन सिलेक्ट किए f और g, लेकिन ये ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, नॉट नेसेसरीली डिफरेंट। अगर ये डिफरेंट होते तो हम 4 टू दी ये बोल देते कि भाई कितने तरह से ले सकते 4 टू दी पावर 4 c2। 4 रेज़ पावर 4 कितना होता है आई थिंक 2 रेज़ पावर 256, तो हमारा आंसर आ जाता 256 c2। लेकिन ध्यान दीजिए ये जरूरी नहीं डिफरेंट हो, तो इसका मतलब है जिसको हमने f बोला हम उसको भी g बोल सकते हैं, है ना। तो अब हम बात करें f और g को टुगेदर डिफाइन करने के कितने मेथड हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज टू डिफाइन f एंड g। तो f टोटल फंक्शन थे 4s पावर 4, f को कितने तरह से डिफाइन कर सकते हैं टोटल में से कोई भी एक ले लिया। अब जब f डिफाइन हो गया, f के बाद हमें f को पिक करना, पहला फंक्शन सिलेक्ट हो गया, अब दूसरा फंक्शन सिलेक्ट करना है, तो दूसरा फंक्शन भी वही ले सकते हैं जो f लिया है, तो ये भी 4s पावर 4 आ गया, दैट इज 4s पावर 4 का 2s पावर 8 into 2s पावर 8, 2 raised to the power 16। तो f और g दोनों को टुगेदर हम इतने तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये आ गया हमारा सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस तो आ गया, अब बात करते हैं फेवरेबल केस की।
अब हमें डिफाइन किया RF एंड RG डिनोट्स द रेंज ऑफ फंक्शंस f एंड g रेस्पेक्टिवली। RF क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, f की रेंज, RG क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, g की रेंज, है ना। एंड p अपॉन q डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट RF इंटरसेक्शन RG फाई। मतलब हमें फंक्शंस f और g को अब इस तरह से डिफाइन करना है सच दैट उनकी रेंज में एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो। मतलब जो f की रेंज में एलिमेंट है वो g में नहीं होना चाहिए, जो g में है वो f में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये फेवरेबल केस है। तो मेरे ख्याल से इसका अटैक कैसे किया जाए, f की रेंज के एलिमेंट g से मैच ना करे तो f की रेंज पर अपन केस बनाते हैं। आई एम गोइंग टू मेक केस ऑन द रेंज ऑफ f। तो फर्स्ट केस बनाया, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ f इज 1। तो अपन तीन केस बना सकते हैं। अगर f की रेंज में एक एलिमेंट है, f की रेंज में दो एलिमेंट है, f की रेंज में तीन एलिमेंट। f की रेंज में चार एलिमेंट नहीं हो सकते, चार इसलिए नहीं हो सकते, अगर f में चार ले लिया आपने तो g में कम से कम एक तो लोगे ही फंक्शन डिफाइन करने के लिए, तो फिर फाई आ ही नहीं सकता है। तो केवल तीन केस बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रेंज ऑफ f इज 1। तो पहले आप उस एलिमेंट को सिलेक्ट कीजिए, वन एलिमेंट, नाउ one element out of 4 can be selected in 4 C1 ways। यानी फोर्थ यानी उस एलिमेंट को हम कितने सेलेक्ट, f की रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए, तो वो एलिमेंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट का सिलेक्शन कितने तरह से हो सकता है, 4, है ना। मैंने सपोज किया, सपोज 1 इज सिलेक्टेड, सपोज किया मैंने कि मैंने f की रेंज में एक एलिमेंट 1 पिक कर लिया। अब अगर f की रेंज में 1 आ चुका है तो g की रेंज में 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि f और g की रेंज में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अब हमें निकालना पड़ेगा g में कितने फंक्शन बनेंगे सच दैट 1 उसकी रेंज में ना हो। नाउ नंबर ऑफ फंक्शंस g from s to 2 3 4 1 हटा दिया। तो s से 2 3 4 में कितने फंक्शन हो सकते हैं, देखिए s में कितने एलिमेंट थे, 4। तो किसी भी एक एलिमेंट में तीन पॉसिबिलिटी है, या तो वो 2 को मैप करेगा, फिर 3 को, फिर 4। एक एलिमेंट पर 3 पॉसिबिलिटी, दूसरे एलिमेंट पर भी 3, तीसरे पर भी 3, चौथे पर भी 3, 3 into 3 into 3 वो कितने आ जाएंगे, 3 to the power 4। सही है बच्चों। तो ओवरऑल कितने मैनर से f और g डिफाइन कर सकते हैं, देखिए f को डिफाइन करने के 3 मैनर्स और g को डिफाइन करने के 81 मैनर्स, ठीक है ना। therefore total ways to define f and g together, total ways to define f and g together। f को डिफाइन करने 4 मैनर, और जब f डिफाइन हो चुका है तो f के डिफाइन होने के बाद जो हम g डिफाइन कर रहे हैं तो उसके मैनर आ गए 81। ये पहला केस आया जब f की रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट है। अब केस सेकंड की तरफ मूव करते हैं। if number of elements in range of f is 2, है ना। तो अगर f की रेंज में दो एलिमेंट है तो इन दो एलिमेंट को पहले सिलेक्ट करो। 2 elements out of 4 can be selected in 4C2 ways, that is 6। कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, 4C2 तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 मैनर्स आ गए। 4 में से दो एलिमेंट 6 तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ओके, सपोज कर लिया मैंने, सपोज 1 and 2 आर सिलेक्टेड। ठीक, अब नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे बच्चों कि f हम डिजाइन कितनी तरह से कर सकते हैं। f की रेंज में दो एलिमेंट, अब आपको कुछ इस तरह से सोचना पड़ेगा, ऐसे s में एलिमेंट है 1 2 3 4 और f की रेंज में दो एलिमेंट है 1 और 2, ये s सेट है ना, और ये f की रेंज में दो एलिमेंट डिफाइन करने हैं। तो अब इससे इसमें हम कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं सच दैट रेंज में 1 भी हो 2 भी हो। तो एक तरह से आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पहले सेट से दूसरे सेट में, ठीक है ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज टू डिफाइन f, कितने तरह से बच्चों डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी एक एलिमेंट पर दो चॉइसेस है, 1 के पास दो चॉइस है, 2 के पास दो चॉइस है,
तो 2 रेज टू द पावर 4 ये टोटल फंक्शन आएंगे। लेकिन इसमें से एक पॉसिबिलिटी हटानी पड़ेगी, जब 1 2 3 4 सारे 1 को मैप करेंगे व्हाट, उस केस में 2 खाली रह जाएगा, और जब सारे एलिमेंट 2 को मैप करेंगे 1 खाली रह जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये कितना आया 14। तो दो एलिमेंट का सिलेक्शन 6 तरह से होगा, और उस केस में ऑन टू फंक्शन रेंज के दोनों एलिमेंट को यूज करेंगे 14 मैनर से। तो f को डिफाइन करने के मैनर्स कितने आ गए, मतलब ओवरऑल 14 into 6 है ना, therefore that is 14 to 6 का होता है 84। ओके, तो 84 तरह से f डिफाइन होगा। अब हम g की बात करते हैं। नॉट g ऐसे डिफाइन करना है कि उसका f के साथ इंटरसेक्शन 5 हो। तो बच्चों मैंने f में दो एलिमेंट 1 और 2 लिए थे, तो इट मींस g में एलिमेंट कौन से आएंगे 3 और 4, g में एलिमेंट आएंगे 3 और 4। तो अब बताइए g में कितने, इसमें s में 4 एलिमेंट है, s में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और इसमें दो एलिमेंट है, तो इसका हर एलिमेंट इसके दो एलिमेंट से मैप करेगा, है ना। सॉरी, इसके एक एलिमेंट को दो तरह से एसोसिएट कर सकते हैं, 3 से भी एसोसिएट कर सकते हैं, 4 से भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो एक एलिमेंट के पास दो चांसेस हैं, आप ऐसे समझ लें 1 2 3 4 या फिर 3 और 4। अब आपको g निकालना है ना। तो 1 के पास दो चॉइसेस है 3 4, 2 के पास भी दो हैं, तो ये कितना आएगा 2 raised to the power 4 that is 16। therefore total ways यानी f को डिफाइन करने के इतने मैनर, g को डिफाइन करने के 16। यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखिए क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें g ऑन टू थोड़ी चाहिए, हम तो f की रेंज पर केस बना रहे हैं, g के रेंज पर केस नहीं बना रहे। यहाँ पर ध्यान रखना, डाउट आएगा बच्चों को, g में से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज़ वी आर ओनली मेकिंग केस ऑन द रेंज ऑफ f, बिकॉज़ दीस केसेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। तो इसके बियॉन्ड कुछ बचता नहीं है, और प्लस ऐसे चलने से कुछ छूटता भी नहीं है। टोटल वेज f को डिफाइन करने के मैनर्स कितने थे अपने पास, f को डिफाइन करने के 84 मैनर्स थे, f के करस्पॉन्डिंग g को डिफाइन करने 16, तो 84 into 16। नाउ लास्ट केस, केस थर्ड, if number of elements in range of f is 3, अगर f की रेंज में 3 एलिमेंट है, तो उन 3 एलिमेंट का सिलेक्शन कितने तरह से होगा। अब मैं स्टोरी इतनी ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, नंबर ऑफ सिलेक्शंस, उन 3 एलिमेंट का सिलेक्शन 4c3 दैट इज 4 तरह से होगा। सपोज कर लो मैंने सेलेक्ट किया है, सपोज 1 2 and 3 आर सिलेक्टेड, इन 3 को सिलेक्ट किया है ना। तो 3 एलिमेंट को सिलेक्ट आप 4 मैनर से कर सकते हैं। अब आपको फंक्शन f डिफाइन करना, और ऐसे डिफाइन करना है कि रेंज में तीनों एलिमेंट आ जाएं। तो इसमें तो 1 2 3 4 है, और इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो बच्चों अब बताइए पहले सेट से दूसरे सेट में आप ऐसे कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसके रेंज में ये तीनों एलिमेंट हो, 1 भी हो 2 भी हो 3 भी हो। तो याद करो ये वही क्वेश्चन है जो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऑन टू फंक्शन निकालना आपको पहले सेट से दूसरे सेट में। तो ऑन टू फंक्शन निकालना है, इसका मतलब है कि सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसका बहुत अच्छा तरीका है, आपको पढ़ाया क्या होगा, ग्रुपिंग मेथड से हम लोग निकाल लेते हैं। आप इनको बुक सपोज कर लीजिए और इसको स्टूडेंट सपोज कर लीजिए, यानी 4 बुक मेरे पास हैं और इन 4 बुक्स को 3 बच्चों में देना है, अंडर द कंडीशन दैट कि हर बच्चे को कम से कम एक बुक जरूर मिले, कोई बच्चा खाली नहीं रहे। तो 4 बुक्स को अगर 3 बच्चों में देना है और हर बच्चे को कम से कम एक बुक मिले, तो पहले एक सबको दे दो, और एक जो एक्स्ट्रा बुक बच जाए वो किसी भी एक बच्चे को दे दो। तो एक ग्रुप साइज आ गया 211। तो ग्रुपिंग मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज टू डिफाइन f, तो ये आएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन, ग्रुपिंग मेथड लगा रहे हैं फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर। अच्छा ग्रुप साइज यहाँ पर सेम है तो रेपिटेशन होगा, रेपिटेशन को बैलेंस करें फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, है ना, और इनटू ये डिस्ट्रीब्यूट करना था 3 सेट में, मतलब 3 डिफरेंट एलिमेंट है, सो इनटू फैक्टोरियल 3। आ रहा है बच्चों समझ में, ठीक है ओके। क्योंकि मैटर करेगा ना कि कौन से दो एलिमेंट 1 में जा रहे हैं 2 में जा रहे हैं 3 में, इनटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि हमें पार्टीशन क्या, पार्टीशन को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, तो इसलिए फैक्टोरियल 3 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा।
अच्छा ये आएगा 24, नीचे है 2 टू द 4, तो ये 6 टाइम जाएगा और ये भी 6 है, तो ये 36 आ गया। तो 4 मैनर से f के 3 एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक बार अगर 3 एलिमेंट सिलेक्ट हो गए तो उसे मैपिंग कितने तरह से डिफाइन की जा सकती है, 36 मैनर से। तो ओवरऑल f कितने तरह से डिफाइन होगा, 4 into 36, है ना। Therefore number of functions f इक्वल टू 4 into 36। और जब एक बार f डिफाइन हो गया तो अब g डिफाइन कर लेते हैं। अब जब f की रेंज में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो f g की रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, तो g एक तरह से कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि इधर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना। तो कैसी मैपिंग हो गई, कांस्टेंट मैपिंग, चारों एलिमेंट एक ही एलिमेंट को मैप कर रहे हैं, इस टाइप की। तो नंबर फंक्शन कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 1 आएगा, g केवल एक ही तरह से डिफाइंड होगा। तो टोटल वेज, थर्ड केस के टोटल वेज बच्चों के आएंगे 4 into 36, क्योंकि g एक ही तरह से डिफाइंड हुआ, ठीक है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, नीचे कितने केस आ रहे थे, नीचे तो मेरे को याद है 2 की पावर 16 केस आ रहे थे, ऊपर तीनों केस का अलग अलग ऐड करते हैं। केस 1 का फिगर था 4 into 81, है ना, और केस 2 का था 4 into 84। पहले फर्स्ट केस ही देखते हैं, गड़बड़ ना हो जाए। 4 into 81, आराम से चलते हैं ना, मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं बहुत जल्दबाजी में। सेकंड केस है 84 into 16, 84 into 16 प्लस थर्ड केस में आपका आ रहा था, सॉरी ये तो आगे ही लिख दिया था, थर्ड केस आपका आ रहा था 4 into 36, है ना। तो आई थिंक 4 तो मैं कॉमन ले ही सकता हूँ, यहाँ से भी ले लूंगा, तो 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो 81 प्लस 84 into 4, 84 into 4 कितना था, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 33, 336 plus 36 upon 2 raised to the power 14, that comes out to be 372 plus 81, 2 plus 1 3, 7 8 15, 453, ये आंसर आया। और मैंने देखिए इसमें आपसे पूछा क्या था, मैंने आपसे पूछा देन p इज इक्वल, अगर प्रोबेबिलिटी p बाई q है या p ऑफ q रिलेटिवली प्राइम, जीसीडी इनका 1 है, तो जैसा कि दिख रहा है क्योंकि ऊपर ऑड नंबर है और नीचे इवन नंबर है, तो ये p बाई q का रोल प्ले कर रहा है, तो देयरफॉर p की वैल्यू पूछिए 453.00, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए एक लास्ट में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सेट गिवन है जिसमें 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, बी दूसरा सेट गिवन है जिसमें 6 इवन नंबर है, सी तीसरा सेट है जिसमें मतलब ए में तो सारे कंटीन्यूअस नंबर हैं, 1 से सारे डिविजिबल हैं, 1 से तो सारे होते हैं, बी में 2 से डिविजिबल 6 नंबर हैं, सी में 3 से डिविजिबल 6 नंबर्स हैं। मिस्टर एक्स सिलेक्ट वन सेट रैंडमली, मिस्टर एक्स ने क्या किया, किसी भी एक सेट को रैंडमली सिलेक्ट किया, देन सिलेक्ट 3 नंबर्स, और सेट से 3 नंबर पिक किए। If it is found that all 3 numbers are divisible by 2, ये इवेंट हैपन हो चुकी है। मिस्टर एक्स ने किसी भी एक सेट को रैंडमली पिक किया, उससे 3 नंबर निकाले और वो गिवन है कि तीनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, then find the probability that chosen set was C। बट बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, किस पर क्वेश्चन है, वेज थ्योरम। तो अब हम स्टोरी बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो सीधा आंसर छाप रहे हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो पहले तो नीचे आ जाइए, पहला सेट सिलेक्ट करें, देयर आर 3 सेट्स ए बी एंड सी, तो फर्स्ट में पहला सेट सिलेक्ट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। अब पहले सेट से मैं 3 नंबर निकाल रहा हूं, तीनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल वाले आई थिंक इसमें 3 ही नंबर है, 2 4 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3c3 अपॉन 6c3, सही है क्या। प्लस पहली बार में जो सेट सिलेक्ट हो सेट बी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और इससे मेरे को 3 नंबर चाहिए जो 2 से डिविजिबल है, तो सारे ही 2 से डिविजिबल है,
तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, तो श्योर इवेंट बन जाएगा 6c3 अपॉन 6c3 प्लस तीसरा सेट सेलेक्ट किया, तीसरे सेट से सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और से 3 नंबर चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो, 6 12 16 18 तो 4 नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी है 4c3 अपॉन 6c3। ठीक है ना, तो ये अपने पास क्या आ गया है, ये है सैंपल स्पेस आया। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि द चोजन सेट वाज सी। आप चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि सेट सी सिलेक्ट किया गया हो, तो इसमें पहले सेट ए का फिगर ये सेट बी का अमाउंट है, ये सेट सी का है, तो जो आप चाहते हैं उसको न्यूमरेटर पुट कर दीजिए, यही बेस थ्योरम होती है। तो सी वाले ऑप्शन को मैंने न्यूमरेटर में पुट कर दिया, है ना। अगर ये आंसर निकालना है तो थोड़ा सा केयरफुली चलिए, 1/3 हटा दिया, 6c3 हटा दिया, ऊपर है 4c3 जिसकी वैल्यू है 4, 3c3 की वैल्यू 1, 6c3 होता है 20, 4c3 होता है 4। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 by 25, 4 by 25, 4 by 25, 25 4 by 25 को ऐसे लिख लिया, डेसिमल में निकालना है into 10 raised to the power -2, तो आई थिंक ये डिविजिबल होता है, या 25 बन जाए 25, 16 into 10 raised to the power -2, therefore answer of this question is 0.16। ठीक है बच्चों, चलिए तो अच्छे से रिवाइज करिएगा प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा आईआईटी में, कॉम्प्रिहेंशन है, मोर देन 1 करेक्ट है, न्यूमेरिकल ग्रेड, हर तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ अच्छी प्रॉब्लम के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।